ओके। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम हिमांशी अग्रवाल है और मैं आज आपको इंटरनेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे लेक्चर दूँगी। मैंने अपना बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमटेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में किया है। उसके बाद मैंने 2 साल आई वाज़ एसोसिएटेड विद टीसीएस, सो आई वर्क्ड देयर। मैंने वहाँ काम किया इन सेम फील्ड, साइबर सिक्योरिटी। तो आज मैं आपको इंटरनेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बताऊँगी। तो जैसे कि आप सबके सामने ये टाइटल है आज का, इंटरनेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने बताया भी, सोशल मीडिया के बारे में बताया कि सोशल मीडिया आप रिलेट कर पा रहे हैं इंटरनेट से, ईमेल, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप सभी, हो सकता है कुछ लोग और मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर सभी लोग इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हों। तो अब ये तो हो गया, जब हमारे पास इंटरनेट सुविधा है तो हम इन सारे चीज़ों का लाभ उठा पा रहे हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जब हम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स हमसे डिमांड क्या करते हैं। जब सबसे पहले आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन करके वहाँ देकर अपनी रजिस्टर करते हैं। फिर जब रजिस्टर कर लेते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम रजिस्टर करने के बाद आप साइन अप करते हैं, वहाँ पे साइन इन करते हैं। पहले तो आपने साइन अप किया, नेक्स्ट आपने साइन इन किया, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के टर्म में उस चीज को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन, उस रजिस्टर की गई इन्फॉर्मेशन में से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। तो सिस्टम जो जहाँ पे भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल हो, जैसे जीमेल पे आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दी और नेक्स्ट टाइम आप फिर से जीमेल यूज करने जा रहे हैं, तो आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं वहाँ पे, फिर पासवर्ड डालते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन को लेके सिस्टम आपको बैकएंड में जाकर अपने चेक करता है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास रजिस्टर है। तो वो क्या कर रहा है, आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को आपकी अभी दी गई इंफॉर्मेशन से वैलिडेट करता है, चेक करता है, दोनों इंफॉर्मेशन को मैच करता है, फिर आपको बताता है, नेक्स्ट पेज पे लेके आता है, जहां पे आप देख पाते हैं कि कई सारे मेल्स आए हुए होते हैं। कुछ मेल्स में आप, किसी ने आपसे डॉक्यूमेंट शेयर किया होता है, किसी मेल में किसी तरीके की कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोडक्ट है, खरीद लीजिए, इस तरीके का मेल्स आते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपने एक सिस्टम को अपना ऑथेंटिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन देके ऑथेंटिकेट किया उस सिस्टम ने आपको, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाकर ये दिखाया कि आप क्या क्या देख सकते हैं। वो जो आप क्या क्या देख पा रहे हैं और क्या क्या कर पा रहे हैं उस सिस्टम का यूज करके। आप जीमेल करते हैं तो जीमेल से आप मेल भेज सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं, अपनी मेल खुद लिख सकते हैं, फिर उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो एक्शंस हैं वो आते हैं ऑथराइजेशन में, कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस सिस्टम पे ये काम कर सकता है या ये रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। उसी में नेक्स्ट चीज आती है कि ऑथेंटिकेशन कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार हैं उसके। तो उस वो जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इन सब का मतलब क्या है। उसमें आता है सबसे पहले यू नो व्हाट यू नो। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जीमेल पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं सबसे पहले, तो वो आपसे कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स भी करा लेते हैं वहां पे, कि आप ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कभी भूल जाएं अपनी आईडी या पासवर्ड, तो जब आप फिर से आना चाहें या फिर कोई किसी कारण आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, किसी तरीके से खो जाती है या फिर आप भूल जाते हैं, तो वो आपको कुछ आपसे बैक एंड में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उनमें से एक इंफॉर्मेशन होती है चैलेंज क्वेश्चन। चैलेंज क्वेश्चन का मतलब जैसे कि आपका पेट नेम क्या है, आपको कौन सी बुक पसंद है, या आपके आपके होम टाउन का नाम क्या है, वो चैलेंज क्वेश्चन का पार्ट होता है। यू हैव में एक्सेस कार्ड, जैसे आपने देखा होगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे आपको एक आईडी मिलती है, एक बैज मिलता है लटकाने के लिए, और उस बैज को आप किसी सिस्टम पे लगाते हैं, वो सिस्टम आपको उस बैज से इंफॉर्मेशन लेके ऑथेंटिकेट कर लेता है, तो वो एक्सेस कार्ड हो जाता है। या आपने देखा होगा कि आप मेट्रो में सफर करते हैं, तो मेट्रो में आप मेट्रो कार्ड का यूज करते हैं, दैट्स ऑल्सो, मतलब वो भी हम उसे स्मार्ट कार्ड कहेंगे। तीसरा आता है यू आर। यू आर को टेक्नोलॉजी के टर्म में हम बायोमेट्रिक बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप
आपने देखा होगा कि आजकल गवर्नमेंट के तो सभी डिपार्टमेंट्स में ये चीज आ गई है कि वहां पे एक मशीन लगी रहती है, वो आपका फेस स्कैन करेगी या आपका थंब स्कैन लेगी, या बहुत जब ज्यादातर सभी लोगों ने अपना आधार कार्ड भी ले लिया होगा, तो आधार कार्ड जब आपने लिया था उस समय आपका आइरिस स्कैन हुआ था, तो वो यूआर का पार्ट है। तो वो सिस्टम क्या ले रहा है, आपको लेटर ऑन बाद में कभी जरूरत पड़ी कि आप गवर्नमेंट को आपको ऑथेंटिकेट करना है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो आपके आइरिस से आपको ऑथेंटिकेट करेंगे। यू मेमोराइज, आपको क्या चीज याद करनी पड़ती है, या तो कोई चीज आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हैं जो आप ही को पता है, तो वो क्रिएट करने में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पासवर्ड, या सिस्टम आपसे कई सारी इमेजेस में से कोई इमेज सेलेक्ट करा ले और वो इमेज आप ही को पता हो, या कोई पैटर्न पैटर्न आपने देखा होगा अपने मोबाइल फोन पे, आप पैटर्न बनाते हैं उसे हम पैटर्न बोलते हैं, तो वो यू मेमोराइज का पार्ट है। पिन पिन भी डालते हैं, फोर डिजिट, 4 लेटर्स का, 4 नंबर्स का, या 6 डिजिट का, इस तरीके से कुछ सिस्टम पिन भी लेते हैं। हाँ, तो इसी में से जो आपने यू मेमोराइज पढ़ा, हमने समझा कि पासवर्ड यू मेमोराइज में, तो उसमें पासवर्ड में ये समझना जरूरी है कि क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है और क्या वीक पासवर्ड है। वन टाइम पासवर्ड को भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप लोग पासवर्ड बनाते हैं किसी सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए, तो वो आपको कैसा बनाना चाहिए। सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को भी अभी थोड़ा सा और जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं। तो उसी में जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो ये है कि आपको अपना कभी भी नाम एज ए पासवर्ड नहीं यूज करना चाहिए, या आपके किसी घर के किसी मेंबर का नाम यूज नहीं करना चाहिए, अपना डेट ऑफ बर्थ अपनी पासवर्ड में नहीं यूज करनी चाहिए, आपको डिक्शनरी के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, तो वो वीक पासवर्ड में है अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है, जब आप जो बताई गई गाइडलाइंस हैं उसमें, उस सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप लॉग इन कर रहे हैं, जैसे कि वो ये कहते हैं कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए कुछ, और कुछ स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। आपके कीबोर्ड में आप देखते होंगे हैश होता है, परसेंटाइल होता है, डॉलर होता है, एस्ट्रिक होता है, ये सारे वर्ड्स, ये जो सारे सिंबल्स हैं ये स्पेशल सिंबल कहलाते हैं। नंबर्स हैं, नंबर्स का यूज करना चाहिए, और इन सबका मिला जुला बना के 8 to 10 या 12 तक लेंथ मतलब मैं कह रही हूँ नंबर्स में, कि मतलब आपके पासवर्ड में कितने डिजिट्स होनी चाहिए, वो 12 करेक्टर का आपका पासवर्ड बनना चाहिए, और उसमें वो वीक पासवर्ड का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं वन टाइम पासवर्ड पे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, जो अभी कुछ समय से शुरू हुई है ये चीज, कि जब आप अपना कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, ई कॉमर्स साइट पे आपने कुछ ऑर्डर किया, या फिर आपने या आपने पेटीएम से कुछ पे किया, तो बैंक आपको आपके मोबाइल नंबर पे, आपके फोन पे एक 6 डिजिट का लेटर्स या डिजिट्स भेजती है। वो क्या होती है डिजिट्स, वो डिजिट एक्चुअली वन टाइम पासवर्ड है। वन टाइम क्यों, उसमें वन टाइम क्यों जुड़ गया, क्योंकि वो उसी समय के लिए यूज होता है। हाँ, तो वन टाइम पासवर्ड इसलिए भी है क्योंकि वो कुछ समय बाद, 10 मिनट्स बाद अपना आप एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि आप ये डेली बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन कई कई बार हम केवल यूज कर लेते हैं, उसके बारे में जान नहीं पाते। ओके, तो इतना आपने जान लिया, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं, अभी हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में हमने चर्चा नहीं की। इंफॉर्मेशन के बारे में इसलिए चर्चा नहीं की क्योंकि हम अभी तक सिस्टम पे ही थे, इंटरनेट का यूज करके कौन कौन से सिस्टम हम यूज कर रहे थे, और उन सिस्टम पे हम कैसे लॉग इन कर पा रहे थे, और क्या क्या हमारे लिए सिक्योरिटी, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी कंसर्न क्या था। अब ये देखते हैं, जब हम सिस्टम पे आ गए अंदर, तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप भी है सोशल मीडिया में। ठीक है, तो व्हाट्सएप आपका 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 और जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं केवल उन्हीं दोनों के बीच में रहता है। किसी तीसरे बंदे को उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक आप अपना मोबाइल खुद देखकर किसी पर्सन को अपने मैसेजेस नहीं दिखाते, या फिर आपके मोबाइल का पैटर्न किसी को नहीं पता। अगर पैटर्न पता है तो वो खुद देख लेगा आपके मैसेजेस। तो इंफॉर्मेशन जरूरी है। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, एक जनरल इंफॉर्मेशन भी है कि मेरे कितने भाई हैं, मेरे कितने सिबलिंग्स हैं, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ये मेरी लोकेशन इंफॉर्मेशन हो गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन
मेरे पर्सनली जो एक इसमें क्लासिफिकेशन है आप देख पा रहे होंगे, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आपके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन, वो एक ऐसा नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो अगर किसी गवर्नमेंट की साइट पे जाके डाला जाए तो आपके बारे में काफी कुछ बता सकता है किसी को। तो वो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो, ठीक है, आप कई जगह आप गवर्नमेंट ही लेती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एज ए आप उसे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में दिखाते हैं, लेकिन वहां पे आप दे रहे हैं तो आपको कोई हार्म नहीं है जब तक कि आप इसे पब्लिक नहीं कर देते। अगर आप अपनी पासपोर्ट की सारी डिटेल अपने फेसबुक पे डालने लगे, ओ आई गॉट पासपोर्ट टुडे, दिस इज माय इंफॉर्मेशन, दिस इज, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। ये कोई प्रोपोगेंडा का वो नहीं है इशू या इंफॉर्मेशन जिसे आप एडवर्टाइज करते रहें, ये आपको करना ही नहीं चाहिए, ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। नॉन सेंसिटिव आपका, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर हम काफी लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, यस, पैन कार्ड डिटेल्स ऑल्सो आपको ये शेयर नहीं करनी चाहिए। आधार कार्ड नंबर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म भरते समय देते हैं, हर कोई आपके आधार कार्ड की डिटेल्स नहीं लेता। या फिर कहीं आपको केवाईसी आपको देनी होती है, नो योर कस्टमर के रूप में बैंक को देनी पड़ती है कई बार। अभी बीच में जब पेटीएम और आधार कार्ड का इश्यू चल रहा था तो भी ये पॉइंट उठा था। तो अच्छा, अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन सपोज कीजिए सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, तो या फिर आपने व्हाट्सएप पे किसी को भेज दी, ठीक है, या फिर आपने मेल के थ्रू किसी को सेंड कर दी और आपकी मेल पे भी ये सारी चीजें सेव हैं। तो ऑल्दो इन सिस्टम्स के अपने कुछ सिक्योरिटी स्टेप्स हैं जो आपको कई बार ये सिस्टम पॉपअप करके दिखाते रहते हैं कि आप अपनी प्राइवेसी चेक कर लीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स इंश्योर कर लीजिए। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आपके अब ये देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर की है तो आपकी इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि घर में हम मनी रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो हमें चोर से खतरा रहता है। तो वो जो चोर हम जनरल टर्म में वर्ड यूज करते हैं, थीफ, वो हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म में हैकर यूज करते हैं। अब हैकर में भी कुछ अच्छे नेचर वाले लोग होते हैं और कुछ बुरी नेचर के होते हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सा जानते हैं कि इनमें से सबसे पहले आता है व्हाइट हैट। ये इनका जो पर्पस होता है वो अच्छा होता है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं एथिकल हैकर। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें कंपनीज, गवर्नमेंट भी हायर करते हैं। हो सकता है ये रेगुलर एम्प्लॉयज हो, परमानेंट एम्प्लॉयज हो, या फिर इन्हें ये फ्रीलांसर टाइप से हो। ये कभी भी कोई भी काम बुरे इरादे से नहीं करेंगे। ये जिस भी सिस्टम के लिए इन्हें हायर किया गया है सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, उसकी सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर भी करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कोई कमी तो नहीं है, कोई कमजोरी तो नहीं है इस सिस्टम की, कि कोई अनइंटेंशनल उससे कोई ऐसा बंदा जिसकी इंटेंशन, जिसका पर्पस सही नहीं है, वो इसके साथ छेड़खानी कर सके या हैक कर सके या कुछ चुरा सके। तो सेकंड आते हैं ब्लैक हैट। ये वो लोग हैं जो थीफ एक्चुअल हम इन्हें कह सकते हैं, जो जिनका काम ही क्या है, ये बैठ के, इनके पास बहुत स्किल्स रहती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को ये जानते हैं, टूल्स को ये जानते हैं। जैसे कि आप इसके पैरेलल, इस पर्टिकुलर डिजाइन के पैरेलल में ही देख पा रहे होंगे अटैक मेथड्स। वो मेलवेयर का यूज कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को भी हम जानेंगे, जिनमें से एक सोशल इंजीनियरिंग को मैं बताना चाहूंगी। ये जनरली आप लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि ये लोग, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये है ऐसी सामाजिक एबिलिटी किसी पर्सन की जिसे बातें करनी, बातें बनानी बहुत आती हूँ, और उन बातों ही बातों में वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले लेगा। जैसे कई लोग आपसे बात करेंगे और आपसे किसी और आपके कम्पिटिटिव कंपनी में काम कर रहे होंगे, और वो आपसे क्या करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस कॉन्ट्रैक्ट की डीप डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो आपसे ऐसे बात करेंगे कि हो सकता है आप कमजोर हो जाए, आपकी कमजोरी हो कि आप उस पर ट्रस्ट कर लें उस पर्सन को और अपनी बातें उसे बता दें।
तो ये होती है सोशल स्किल्स। जो लोग जनरली जो बहुत बातूनी होते हैं और जिन्हें कई बार लोगों से बातें निकलवाना आता है, वो ये काम कर सकते हैं। ये तो हो गया, आप पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। लेकिन अब हैकर्स ऑनलाइन मीडियम का यूज करते हैं, जैसे फेसबुक का। कुछ लोग आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप फेसबुक पे उन्हें फ्रेंड ऐड कर लेते हैं, वो आपसे चैट करने लगते हैं। चैट करते करते आप उन्हें अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी है, जो आपने अभी भी अपने अंदर बना रखी है। देखिए, हर किसी को फ्रेंड फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। जिसको आप जानते हैं केवल उसी को फ्रेंड बनाएं फेसबुक पे। नेक्स्ट आता है ग्रे हेड। ग्रे हेड दोनों, इन दोनों टर्म्स का मिला जुला रूप है, व्हाइट हेड का भी, ब्लैक हेड का भी। ये ग्रे हेड जो होते हैं, इनका पूरा पर्पस गलत नहीं होता। ये क्या करते हैं, अपने अपने एंड पे बैठ के अपने अपने सिस्टम्स के साथ आपके सिस्टम को हैक तो करेंगे, आपके सिस्टम को के इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो जरूर, लेकिन उस पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बल्कि आपको एक मेल भेज देंगे कि सर, आपके सिस्टम में ये कमजोरी है, इसे सही कर लीजिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई ब्लैक हैट आकर आपके सिस्टम को हैक कर जाए। ये आपकी मदद करते हैं कभी कभी। लेकिन जो ब्लैक हैट होते हैं, वो पुलिस से भी नहीं डरते। वो लॉ को ब्रेक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है, और उसी से वो पैसे कमाते हैं। अब आते हैं ब्लू हेट। ब्लू हेट ये लोग होते हैं जो बहुत स्किलफुल होते हैं और लोगों और हेड्स की तरह। लेकिन साथ साथ ये लोग जो होते हैं, ये अच्छे काम करके, मतलब अच्छी तरीके से अपनी स्किल का सही तरीके से यूटिलाइज करके पैसे कमाने में विश्वास रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज अपने सर्विसेज बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं। जैसे सपोज कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को पब्लिकली ऑनलाइन डाल दिया कि आइए, और एक कंपटीशन रख दिया कि जो इस सिस्टम में कमजोरी बताएगा उसे हम आगे टर्म एक यूज करेंगे, वल्नरेबिलिटी, मैं आपको बताऊंगी। तो वल्नरेबिलिटी पकड़ ली तो हम उसे इतना इनाम देंगे। उसे हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हॉल ऑफ फेम मिलता है, कुछ मनी मिलती है, कुछ अमाउंट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो रेड हेड, अब रेड हेड पे आते हैं। रेड हेड जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज हायर करती हैं। ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ब्लैक हेड को हराने का काम करते हैं। ये ब्लैक हेड के सिस्टम को ही हैक करने की कोशिश करते हैं, और ये चीज करते हैं कि इतना सिक्योर बना दें गवर्नमेंट एजेंसीज को, अगर गवर्नमेंट एजेंसीज ने हायर कर रखे हैं। ऑल्दो कई बार हम सुनते हैं कि पुलिस की वेबसाइट हैक हो गई या डुप्लीकेट हो गई, या फिर उसकी वेबसाइट पे हमने कोई मैसेज देखा, इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं न्यूज में। फिर आते हैं स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी बिगनर हैं, जो अभी जिन्होंने सीखना शुरू किया है हैकिंग के बारे में। तो उसमें क्या है कि वो लोग क्या करेंगे, पहले से बने हुए जो वायरसेस हैं, उनकी फाइल्स हैं, उन्हें यूज करेंगे और अपने, जैसे एक गेम खेलते हैं उसकी तरह से गेम खेल के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन किसी के सिस्टम से निकालने की कोशिश करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल करते हैं, ये एक्चुअल में पूरे प्रोफिशिएंट नहीं है इस चीज में। फिर आते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट कौन है? हैक्टिविस्ट होते हैं जो लोग बड़े परेशान हैं, वो सामाजिक नीतियों से, पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों से, और आपके रिलीजनल जो रिलीजन को जो बड़े कट्टर लोग होते हैं अपने धर्म को लेकर, उनका इशू बनाकर, और जो भी गवर्नमेंट उनपे स्टेप्स ले रही है उससे परेशान होकर उन्हें लगता है कि हमें अपनी बात अपनी स्किल्स के थ्रू दिखानी चाहिए। जैसे जिहादीज जो जिन्हें हम जनरली कहते हैं, वो भी लोग हैकर होते हैं। वो क्या करेंगे, दूर बैठे होंगे और आपके सिस्टम या गवर्नमेंट, किसी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट की साइट को हैक कर लेंगे, वहां पे अपना मैसेज पोस्ट कर देंगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप नेक्स्ट अच्छा स्टेप नहीं लेते तो हम ये हार्म कर सकते हैं आपको। तो जैसे हमने कई चीजें ऑलरेडी जान ली, तो उन्हीं में एक मैंने बताया था वल्नरेबिलिटी आपको। तो सबसे पहले आपकी खुद की कमजोरी है, किसी पर्सन की कमजोरी हो सकती है, किसी सिस्टम जो बनाया गया, किसी डेवलपर ने डिजाइन किया है, किसी वेबसाइट की कोई कमजोरी हो सकती है, कोई सर्विस आप वेब सर्विस यूज कर रहे हैं उसकी कोई कमजोरी हो सकती है। जो कमजोरी वर्ड मैंने यूज किया, वीकनेस, वो हम टेक्नोलॉजी टर्म में वल्नरेबिलिटी कहते हैं उसे। अब जो लोग कंप्यूटर को अच्छे से थोड़ा सा जानते हैं आप लोगों में से, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरफ इस चीज को लेके जा रही हूँ। तो फिर हम जानते हैं कि थ्रेट, थ्रेट क्या है। तो जब वल्नरेबिलिटी किसी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, तो जो मैंने लोग बताए हैकर्स, वो लोग आते हैं यहाँ पे। मेनली ब्लैक हेड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक हेड सबसे
इलीगल मतलब काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड्स अपनाएंगे, हैकिंग के मेथड्स हो गए, मेलवेयर यूज कर लेंगे, सोशल इंजीनियरिंग लगा लेंगे। तो वो जो मेथड्स मैं बात कर रही हूँ वो थ्रेट है एक तरीके का, क्योंकि वो अटैक के मोड में आ चुके हैं अब वल्नरेबिलिटी का यूज करके। अब जब उन्होंने अटैक कर दिया तो रिस्क आ जाता, रिस्क की बात आ जाती है। रिस्क मतलब इम्पैक्ट, जो जो हमने पिछली स्लाइड में एक आपने एक चीज और देखी होगी, विक्टिम एरियाज, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग एरियाज हो गए, ठीक है। तो आप रिस्क की बात कर रहे थे, तो रिस्क इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आप देखिए बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में या ट्रांजैक्शन के लिए इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फाइनेंस किसी कोई कंपनी है, मनी लॉस, उसके लिए सबसे बड़ा लॉस क्या है कि जो उसे रेवेन्यू हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, वो होना बंद हो जाए यदि उसकी सर्विसेज बंद हो जाए, ठीक है। दूसरा आता है आपका जैसे हेल्थ सेक्टर, तो मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं अगर उनके डेटा को कोई चेंज कर दे, तो पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो डॉक्टर्स आपका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ड्रग्स रिकमेंड करते हैं, उसमें अगर कोई चेंज कर दे और मेडिकल स्टाफ जो नर्सेज होते हैं वो उसी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से पेशेंट को दवाई दे दें, तो पेशेंट मर भी सकता है। तो हैकर कुछ ऐसे सनकी लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, क्यों आपको। तो इसमें आप देख रहे हैं मेलवेयर, टाइप्स ऑफ मेलवेयर, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था अटैक मेथड में एक मेलवेयर भी आया था। तो आप देखिए इस पिक्चर्स के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे मलीशियस सॉफ्टवेयर, तो इंटेंशन कैन बी मलीशियस, गुड इंटेंशन नहीं है। तो सॉफ्टवेयर की भी इंटेंशन नहीं होती, सॉफ्टवेयर तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हमारे लिए हमारे काम को इजी करते हैं। तो उसमें कुछ मैलिशियस भी होते हैं सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को बर्बाद कर देते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं। तो उन्हीं में से कुछ इस स्लाइड्स में आप देख पा रहे होंगे, वायरस, भाई कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस तो एक बायोलॉजिकल थिंग हो गई, ठीक है। अब ये वायरस सिस्टम वायरस है, कंप्यूटर वायरस है। ये क्या करता है, इन सब में थोड़ा थोड़ा अपने आप में डिफरेंस है। वायरस क्या करता है, किसी फाइल के थ्रू कोई भी हैकर आपके सिस्टम में भेज सकता है, या आपने किसी की पीडी लगा दी बाहर से, अपनी ही पीडी लगा दी, लेकिन उससे पहले वो पीडी कहीं और लगी थी, कैफे में लगी थी, किसी और ऐसे आपके फ्रेंड के सिस्टम में लगी थी, और उस फ्रेंड के सिस्टम पहले से इन्फेक्टेड था, तो वो फाइल आपके सिस्टम में आ जाती है। क्योंकि वो फाइल आपके सिस्टम में आ चुकी है, वो फाइल अपने आप कुछ नहीं करेगी, आप ही करोगे। सपोज कीजिए आप वो पीडी जो इन्फेक्टेड फाइल वाली थी वो कहीं और लगाते हैं किसी और सिस्टम में, वो वहां पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी हम कोरोना के केस में तो यही समझ रहे हैं ना कि जितने लोग कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आएंगे वो इन्फेक्ट होंगे, जो नहीं आए वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है। दूसरा आता है वॉर्म, जो शायद इस में लिस्टेड नहीं है, लेकिन वॉर्म वायरस से कैसे डिफरेंट है, वो ऐसे डिफरेंट है, वॉर्म अपने आप को खुद रिप्लिकेट करता है, अपनी खुद की कॉपियां बनाने लगता है। जब अपनी कॉपियां बनाने लगता है तो उसके अंदर ये स्किल भी होती है, क्योंकि उसमें ऐसा कोड लिखा होता है कि अगर एक बार आप इंटरनेट से कनेक्ट कर गए अपने सिस्टम में और आपने ईमेल खोल ली, ये तो मैं एक मेथड बता रही हूँ, तो ईमेल में जितने एड्रेसेस हैं, ईमेल आईडीज हैं आपकी, जितने भी ईमेल आईडीज को आप मेल भेजते हैं, उन सबके पास वो फाइल पहुंच जाएगी। तो ये इंटरनेट नेट के नेटवर्क के थ्रू अपने आप को फैलाना शुरू कर देगा खुद ही। तो तीसरा आता है एडवेयर। एडवेयर क्या होते हैं, जैसे आप कई बार देखते होंगे बहुत सारी साइट्स आपको साइड में ऐड दिखाती रहती हैं, जनरली ई कॉमर्स साइट होती हैं। और अगर आप एक बार ई कॉमर्स साइट पे विजिट कर लें तो आपके ब्राउजर में आपकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। और कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो ये ट्रेस कर रही हैं ऑनलाइन आपके ब्राउजर पे। जैसे आप कोई साइट खोलते हैं तो उन साइट्स में कोड बना हुआ है कि आपकी एक्टिविटी को, पैरेलल एक्टिविटी को, अगर आपने दूसरा टैब खोल के ई कॉमर्स साइट खोल रखी है तो वो ट्रैक करते रहेंगे आपको। और ये ई कॉमर्स साइट भी आपका डेटा कुछ वेबसाइट्स को शेयर करती हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां पे आपको ऐड दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो कोड कंटेन करती हैं ऑनलाइन। वो कोड ऐसे कंटेन करती हैं कि आप उन पे क्लिक करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैकएंड में आपके सिस्टम में कोई फाइल आ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो डाउनलोड होके आ गई। या फिर आप किसी और साइट पे पहुंच जाते हैं, कई बार आप देखते होंगे उस पर क्लिक किया, कोई और साइट खुल जाती है आपके सिस्टम में, तो वो एक एडवेयर है, वो मलिशियस थिंग है। फिर तीसरा आता है रूट किट। रूट किट आपका सिस्टम जो चल रहा है, कंप्यूटर जो चल रहा है या कोई मोबाइल जो चल रहा है, उसमें एक रोम होती है,
रीड ओनली मेमोरी, बूट सिस्टम जिस पे काम करता है, आपका सिस्टम बूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है, फिर उसके बाद वो काम शुरू करता है। तो जो मैं ये आपके हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा कोड बनाते हैं। वो क्या करेंगे, अब रूट किट को समझने से पहले थोड़ा सा ट्रोजन हॉर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ये ट्रोजन हॉर्स जो है ये सबसे बड़ा, मतलब ये सबका बाप है, ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स के पीछे एक थोड़ी सी ग्रीक स्टोरी है कि लड़ाई के लिए हॉर्स के अंदर, लकड़ी के हॉर्स के अंदर कुछ सोल्जर्स छिपे हुए गए थे। तो इसमें जो छिपा हुआ वर्ड है, हिडन, वो इम्पोर्टेंट है। कि हम सॉफ्टवेयर सभी यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, एप्लीकेशंस भी यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, या जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो लेजिटिमेट हैं, इवन दो, क्योंकि हैकर्स को तो अपने मेथड लगाने हैं, वो क्या करते हैं कि अब किसी मेथड को लगा के किसी लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब जिस पे लोग विश्वास करते हैं, जो लीगल भी है और जो सब लोग, ज्यादातर पब्लिक उसे यूज कर रही है। जैसे सपोज कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, आप यूज कर रहे हैं, और फिर कोई आपको ईमेल के थ्रू वर्ड डॉक्यूमेंट भेजे, और वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई एक और अटैचमेंट करके भेजे, आपको नहीं पता कि वो अटैचमेंट है उस फाइल में, लेकिन आपने वो डाउनलोड किया। ठीक है, डाउनलोड कर लिया आपने अपने सिस्टम, अपने वर्ड एप्लीकेशन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू से उस डॉक्यूमेंट को खोला। फिर क्या होता है, वो जो ट्रोजन उसमें छिपा हुआ है, उसे हम नाम दे रहे हैं क्योंकि छिपे हुए से इसका ये नाम बना है, ट्रोजन हॉर्स। तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम में एक बैकडोर क्रिएट कर देगा। आपके सिस्टम में एक ही डोर है, आप अपना सिस्टम खोलते हैं, या तो कुछ लोगों ने पासवर्ड लगा रखा होगा, पासवर्ड के थ्रू खुलेगा, ठीक है, बस यही डोर है, और कोई डोर नहीं है। लेकिन ये ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में जब भी आप नेटवर्क अपने कनेक्ट करते हैं, जब तक आपका सिस्टम ऑनलाइन नहीं है, मतलब आप अपने सिस्टम में नेट यूज नहीं कर रहे, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके का हार्म नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई आप मैलिशियस पीडी या इन्फेक्टेड पीडी या इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क अपने सिस्टम से नहीं लगाते। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, अगर आपने लगाई है तो आपको प्रॉब्लम है, वरना जब तक आप इंटरनेट पे नहीं जाते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इंटरनेट पे चले गए, जैसे ही आपने इंटरनेट कनेक्ट किया, फिर आपका ये जो ट्रोजन हॉर्स आपके में आ चुका है सिस्टम में, ये क्या करेगा, अपने किसी और एंड पे, किसी और जगह बैठे हुए जिसने ये बनाया है प्रोग्राम, उससे कनेक्ट करेगा। होता है ऐसा, ये कोडिंग की जाती है ऐसे, ऐसा होता है। तो वो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। तो आपके दो डोर हो गए आपके सिस्टम के, एक आप जिसके थ्रू आप एंटर कर रहे हैं पासवर्ड के थ्रू या वैसी, और दूसरा कई किसी और जगह बैठा हुआ पर्सन जो अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके सिस्टम को देख पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये भी देख पा रहा है। उसके पास सेम स्क्रीन, जैसे अभी ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख रहे हैं, तो इसमें कोई डोर ओपन नहीं है, ये एक सर्विस है जो हम ऑनलाइन ले रहे हैं। इसमें मेरे सिस्टम का कोई भी चीज यहाँ पे लीक नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन वहां पे सिक्योर नहीं होता, वहां पे भी एक स्क्रीन आपके हैकर के पास चली जाती है। तो एक तो हुआ बैकडोर क्रिएट, ये बैकडोर भी एक मैलवेयर है। दूसरा होता है रिमोट एक्सेस, इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बैकडोर के थ्रू मेरे सिस्टम का एक्सेस किसी के पास चला गया, तो हम उसे बोलते हैं रिमोट एक्सेस। रिमोट जो अभी यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ वहां पे कोई बंदा नहीं है, हो सकता है मेरे नेबरहुड में कोई बंदा हो सकता है दिल्ली में बैठा कोई बंदा हो, कहीं और बैठा हुआ कोई बंदा हो सकता है, किसी किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, ये समझ लीजिए आप, इतना एक्सेस हो सकता है। तो ये रिमोट एक्सेस हो गया। अब इसमें एक नया आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई, स्पाई का मीनिंग है निगरानी रखना, मॉनिटर करना, किसी को ट्रेस करना। तो ये वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसी साइट में भी हो सकते हैं, वेबसाइट आप लॉन्च करते हैं, वो भी अपने स्पाईवेयर लगाते हैं। स्पाईवेयर से आपको एक्टिवली कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पैसिवली बहुत है। पैसिवली कैसे, जैसे की लॉगर इसमें लिखा हुआ है, आपके सिस्टम में सपोज कीजिए आप कोई की लॉगर डाल लीजिए, ऐसी डाल लीजिए देखने के लिए, और फिर उसकी फाइल देखिए, उसकी लॉग फाइल देखिएगा, जो भी आप अपने कीवर्ड के थ्रू टाइप करते हैं, वो टाइपिंग एक एक लेटर आपका उस की लॉग में जाता रहेगा। आप सपोज कीजिए आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई ऑर्डर किया आपने ऑनलाइन, फेस फेस उस पे फ्लिपकार्ट पे,
उसमें आपने अपनी कार्ड डिटेल्स डाली, वो एक एक कार्ड डिटेल एक एक कैरेक्टर के रूप में की लॉगर अपने पास सेव करता रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, स्पाईवेयर है वो एक तरीके का। तो ये एक उदाहरण हुआ की लॉगर स्पाईवेयर का। अब इन सबसे बड़ा जो है, जो अगर आ गया आपके सिस्टम में, तो आप अपने सिस्टम को ही नहीं एक्सेस कर सकते, वो है रैंसमवेयर। इसमें जो रैंसम लगा हुआ है वर्ड, वो मनी से रिलेटेड है। मनी होता है इसका नाम, पैसा इन्वॉल्व हो जहाँ पे। ये क्या करते हैं हैकर, क्या करते हैं, दूर बैठे होते हैं और क्या करेंगे, दूर बैठे होंगे मतलब इन द सेंस किसी और सिस्टम का यूज करके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आपने लेकिन इन सब में ये समझ लीजिए, आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। जब तक इंसान कुछ ऐसा कहीं क्लिक नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन अपनी फाइल शेयर नहीं करता, या किसी यूआरएल, जो यूआरएल लोग शेयर करते रहते हैं हमें, और हम एकदम से उन यूआरएल पे क्लिक कर देते हैं, फेसबुक पे किसी ने शेयर किया, हम यूआरएल पे क्लिक कर देते हैं बिना ये जाने कि वो यूआरएल सच में वो यूआरएल है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, कुछ और है। ऐसा तो नहीं उसके पीछे कोई कोड लिखा हुआ है, कोई फाइल डाउनलोड हो जाएगी हमारे सिस्टम में। तो क्या हुआ कि सपोज कीजिए मैंने एक यूआरएल पे क्लिक कर दिया और उस यूआरएल में कोई कोड था। अब वो कोड मेरे सिस्टम में आ गया। जैसे ही वो कोड अपने आप ही रन कर जाते हैं। एक तरीके की ये बैच फाइल होती है। बैच फाइल आपको, आपने अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान रहे हैं तो ये भी समझ लोगे कि बैच फाइल केवल उसे क्लिक की जरूरत होती है। क्लिक होके वो उसमें स्टेप्स लिखे रहते हैं लाइन बाय लाइन, और वो उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग सारे एक्शंस परफॉर्म करता जाता है आपके सिस्टम में। आपने वो फाइल क्लिक कर दी, प्रोग्राम लॉन्च हो गया। फिर क्या होता है, एक स्क्रीन आ जाती है, बैनर आ जाता है आपके सिस्टम पे, आपका सिस्टम इनक्रिप्ट हो चुका है, पूरा सिस्टम। आप अपने सिस्टम में लॉग इन तक नहीं कर सकते, खोल भी नहीं सकते। वो आपसे एक चीज लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, इस सिस्टम को अनलॉक करने के लिए हम आपको एक की देंगे, लेकिन आपको हमें इतना पैसा देना होगा। आजकल लोग बिटकॉइंस में बात करते हैं, और बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की कीमत आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 10 लाख होती है। 10 लाख से भी ज्यादा, ये तो शुरुआत मिनिमम बताया मैंने। इतने पैसे की डिमांड करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए। आपके सिस्टम जो जैसे आप यूज करते आ रहे थे अभी तक, उस सिस्टम से ही आपको इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो इतना पैसा डिमांड करते हैं आपसे। तो सोच लीजिए कितना बड़ा वो चलता है, ये नेटवर्क चलता है इन लोगों का। तो आते हैं भाई अपने पुराने टॉपिक पे जिसे हम लेके चल रहे थे। इतनी सारी बातें जानने के बाद, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सेफ्टी। सेफ्टी एक फीलिंग है। जब आपने सिक्योरिटी एक्शंस ले लिए, जो सिस्टम, जो भी आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, ईमेल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उसमें आपने नेसेसरी जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस आपको यूज करनी चाहिए वो आपने यूज कर ली हैं। तो उससे आपने सिक्योरिटी एक्शंस लेनी है। आप एक्शन जो लेते हैं वो सिक्योरिटी है, और उसके बिहाफ पे जो आप फीलिंग आती है आपको कि आप सेफ महसूस कर रहे हैं, वो इंटरनेट सेफ्टी है एक्चुअल में। जब तक सिक्योरिटी नहीं तब तक सेफ्टी नहीं महसूस हो सकती। तो इसमें इन तीन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जब इंफॉर्मेशन ब्रीच हो जाता है तो क्या क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उसे हमने टेक्निकल वर्ड्स दिए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ये है किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप ही को पता होनी चाहिए, वो किसी दूसरे बंदे को नहीं पता होनी चाहिए। नीड टू नो, नीड टू नो बेसिस चलता है यहाँ पे। हमने ऑथराइजेशन की बात कही थी, तो ईमेल पे ईमेल का डेवलपर भी होगा, जीमेल का कोई बनाने वाला भी होगा। तो वो जो काम कर सकता है जीमेल पे वो आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, तो क्या हो गई, कॉन्फिडेंशियल हो गया वो चीज। कोड उसी को पता है, आपको नहीं पता, तो वो कॉन्फिडेंशियल हो गया। तो सिस्टम्स के कोड, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका आधार नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप ही को पता होना चाहिए। मिलिट्री कोड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आप ही को पता होने चाहिए। ठीक है, सीवीवी नंबर, और याद भी रहेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी आपने जो इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर की, जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि हमारी एजुकेशन की जो मार्कशीट्स होती हैं, तो एजुकेशन मार्कशीट में जो नंबर है, सपोज कीजिए कोई सीबीएसई के ही डेटाबेस को हैक कर ले, तो एक दिन पहले किसी ने हैक कर लिया रिजल्ट आने से पहले। अब वहां जाके उसने उसके जो कुछ बच्चों के
रैंडमली कुछ भी बच्चों के मार्क्स चेंज कर दिए। नेक्स्ट डे सीबीएसई को नहीं पता चला कि ऐसा हो गया है। अब नेक्स्ट डे उसने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर हो गया रिजल्ट। भाई अब तो जो लोग पास होने वाले थे वो फेल हो गए, जो फेल होने वाले थे वो पास हो गए। तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो गया। इसमें तो मतलब जीने मरने वाली बात हो जाती है सीधे। तो ये जो चीज है वो इंटीग्रिटी है। कोई चीज में मॉडिफिकेशन होना, किसी इंफॉर्मेशन में या तो मॉडिफिकेशन होना, किसी इंफॉर्मेशन का रिप्लेस हो जाना किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, या जितनी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उसके साथ और एडिशनली इंफॉर्मेशन होके जा रही है, तो ऐड होना, डिलीट होना या मॉडिफाई होना। ये तीन हम वर्ड यूज कर सकते हैं इंटीग्रिटी के लिए। तो ये तीनों नहीं होने चाहिए अगर इंटीग्रिटी रखनी है तो। अब अवेलेबिलिटी आती है। अवेलेबिलिटी जैसे आप कहते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि दिस साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, या दिस वेबसाइट इज पर्टिकुलर साइट इज डाउन, ऐसे आप जनरली मैसेजेस पढ़ते होंगे। अनअवेलेबल ऐसे भी देखते होंगे, ठीक है। या कोड आते हैं, एरर कोड आते हैं वेबसाइट्स पे 502 404 इस तरीके से। वो क्या आपको शो कर रहे हैं? देखिए ये तो कुछ होता है कि डेवलपर कुछ काम कर रहे हैं वेबसाइट पे, मेंटेनेंस का काम चलता रहता है वेबसाइट्स पे। जनरली तो ऐसे टाइम में चलता है जब पीक आवर्स नहीं होते, जब कस्टमर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं साइट्स पे, तब वो करते हैं, या किसी पर्टिकुलर वीक में किसी पर्टिकुलर डे करते हैं। लेकिन हैकर है, हैकर भी ऐसा कर सकते हैं कि उस साइट पे उन्हें पता है कि डेली इतने बेसिस पे इतने लोग आते हैं, वो क्या करेंगे, अपना मेथड लगा के उस साइट को खुद ही डाउन कर देंगे। तो उसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ये जो थ्रेट है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है डिनायल ऑफ सर्विस। लेकिन सिक्योरिटी के टर्म में हम क्या कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ब्रीच हो गई, ठीक है। तो अब हमने इतना सब कुछ जान लिया, तो अब थोड़ा सा रूल्स जान लेते हैं कि ये चीजें हमें करनी ही चाहिए, तो हम अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। इनको मैंने थोड़ा वर्गीकरण किया, इनका क्लासिफिकेशन किया मैंने। तो वो इस तरीके से कि पासवर्ड रिलेटेड, हमने पासवर्ड पढ़ा, तो मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज करना है आपको। जैसे आप कई जगह रजिस्टर करते हुए एक मीटर देखते होंगे कि आपका पासवर्ड वीक पासवर्ड है, ऐसे आपको शो कर देता है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो इसका मतलब वो आपको एक इंडिकेटर दे रहे हैं कि अगर वीक है तो प्लीज अपने पासवर्ड को और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा आता है अपने पासवर्ड को एटलीस्ट जनरल पब्लिक के लिए है, वरना जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको, उनके लिए तो सिस्टम खुद ही पॉपअप जनरेट कर देता है कि आपको अपना पासवर्ड 3 महीने में चेंज करना है। तो ये 6 मंथ्स का आप रखिए अपने लिए, एक हैबिट बना लीजिए। अब देखिए कोरोना के चलते कई लोग अपनी हैबिट्स में चेंज ला रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला रहे हैं, तो सोच लीजिए ये भी एक चेंज है, आपके लिए बेहतरी है। तो अपना पासवर्ड 6 मंथ्स में चेंज कीजिए। नेवर शेयर पासवर्ड विद समवन एल्स। अपने भाई तक को भी अपना पासवर्ड नहीं बताना भाई, किसी को नहीं पासवर्ड बताना। ट्रस्ट एक बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट है, मतलब आपने ट्रस्ट कर लिया ठीक है, बट जरूरी नहीं वो ट्रस्ट कब तक सस्टेन रहेगा, तो ये आपको किसी को नहीं बताना। चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड। देखिए कुछ, जैसे कई मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या करते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, खुद एक पासवर्ड भेज देते हैं कि हमने आपका ये पासवर्ड रख दिया है, नेक्स्ट टाइम जब आप पासवर्ड डालें तो चेंज कर सकते हैं आप अपना पासवर्ड। कुछ लोग करते हैं ठीक है यार यही वाला पासवर्ड यूज कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखिए वो पासवर्ड आपको पता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस साइट पे आपने लॉगिन किया है, जिसने वो पासवर्ड आपको दिया, उन्हें भी पता है। आप वो पासवर्ड शेयर अगर आप चेंज नहीं करते तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। ऑल्दो ये कहा जाता है, डेवलपर को ये गाइडलाइंस रहती हैं कि पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। पासवर्ड जब आप डालेंगे तो आप देखते होंगे वो आपको दिखता नहीं है, वो डॉट डॉट या एस्ट्रिक एस्ट्रिक करके दिखता है, तो उसके पीछे भी कोड चल रहा है। इसका मतलब सिस्टम खुद आपके पासवर्ड को वैसे ही सेव नहीं कर रहा जैसे आप डाल रहे हैं, बल्कि उसे कुछ और बना के सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो डेवलपर हैं उनकी खुद की ये गाइडलाइंस होती हैं। अब आता है डिजिटल ट्रांजेक्शन रिलेटेड, आपका वो देख के पता चलेगा कि जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं बैंक का नंबर लेने के लिए, तो कुछ हैकर क्या करते हैं, ऐसे एड्रेसेस डाल देते हैं गूगल पे ही, और उन पे कॉन्टेक्ट डाल देते हैं जो कॉन्टेक्ट एक्चुअल में बैंक्स के नहीं होते। क्योंकि आप बैंक की साइट पे तो गए नहीं, वहां पे आपने कॉन्टेक्ट अस में नहीं डाला, कॉन्टेक्ट अस में नहीं देखा कि एक्चुअल बैंक का नंबर क्या है।
आपने जनरल ऐसी रैंडम सर्च किया गूगल पे और गूगल ने आपको शो कर दिया, ठीक है दिस इज कैनरा बैंक नंबर, इस लोकेशन का ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिए। आपने कॉल किया और वो कॉल बैंक एम्प्लॉयज पे नहीं जाता, बल्कि किसी मलिशियस इंटेंशन वाले बंदे के पास जाता है, जो आपसे कहेगा कि सर आप अपनी कार्ड डिटेल्स बता दीजिए और सीवी भी बता दीजिए, फिर आपके नाम पे कोई ट्रांजेक्शन करेगा, फिर कहेगा अब ओटीपी आया होगा, अब सर आप ओटीपी भी बता दीजिए। तो ये आपको नहीं करना है। एक तो बैंक एम्प्लॉयज आपको कॉल करते हैं, और जब आप खुद कॉल करते हैं तो आप बैंक की साइट से ही इंफॉर्मेशन लेके, नंबर लेके उस नंबर को यूज कीजिए, ठीक है। और कुछ लोग अगर नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो उनकी ईमेल पे भी आ जाता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, ये डेबिट किया है, ये आपने कार्ड की डिटेल्स आ जाती हैं। तो वहां पे भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर वो कोई लिंक यूआरएल शेयर कर रहे हैं तो उस यूआरएल पे कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। दूसरा आता है, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक इनकॉग्निटो मोड होता है ब्राउजर का। वैसे तो जनरली आपकी हर एक सर्च हिस्ट्री हो रही है, एक सेव हो रही है ब्राउजर के पास, गूगल के पास। गूगल यूज कर रहे हैं तो वेब क्रोम यूज कर रहे होंगे तो गूगल के पास सेव हो रही होगी, बिंग यूज कर रहे होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के पास सेव हो रही होगी, ठीक है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में जनरली कंपनीज ये कहती हैं कि हम कोई इन्फॉर्मेशन जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो आपकी हमारे पास नहीं आ रही, या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वेबसाइट पे वो हम सेव नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तीसरा आता है नेवर सेव कार्ड डिटेल्स ऑन पेमेंट एप्स। जैसे आप पेटीएम यूज करते होंगे, बहुत सारे, बहुत जनरली सभी यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, पहली बार आपने कार्ड डिटेल्स डाली, कार्ड डिटेल डाल के वो ऐप खुद ही अपने पास आपकी डिटेल्स रख लेती है। ऑल्दो वो उनकी टर्म्स कंडीशन ये रहती है कि हम आपकी आपकी परमिशन के बजाय मतलब आपकी परमिशन लिए बिना किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। लेकिन आप प्लीज ट्रस्ट मत कीजिए इस बात पे, आप अपना कार्ड डिटेल तुरंत डिलीट कीजिए उस ऐप से। चाहे आपको बार बार डालनी है, कितनी बार भी, जितनी बार ट्रांजेक्शन करें तब भी डालनी पड़े, लेकिन आप अभी, मतलब मैं तो कहूंगी कि अभी आपको डिलीट कर देनी चाहिए वहां से अपनी कार्ड डिटेल्स। और सेम विद ऑनलाइन, जब आप ई कॉमर्स साइट करते हैं वहां पे भी सेव रहती हैं, वहां से भी डिलीट कर दीजिए। अब आता है तीसरा, ईमेल रिलेटेड। एक तो आपको स्पैम मेल्स कभी नहीं खोलने। स्पैम जनरली हम वर्ड यूज करते हैं उनके लिए जो कॉमर्शियल वेबसाइट्स, कॉमर्शियल ईमेल्स आती हैं आपके पास, प्रोपोगेंडा मेल्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट मेल्स आती हैं, किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए मेल्स आती हैं, उनको तो कभी मत खोलिएगा। और फिर उनके में लिंक भी रहते हैं, तो यूआरएल पे, लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो मैंने बताया है क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उन सब से आपको सावधानी बरतनी है। हाँ, तो मोबाइल रिलेटेड में देखिए, आप अपना, आपका मोबाइल आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ ही लोगों के साथ शेयर करते हैं वो भी ठीक है। लेकिन एक चीज कहूंगी कि अगर सपोज कीजिए कुछ मोबाइल आपका खो जाता है बाई चांस, और आपने अपने मोबाइल पे लॉक नहीं लगा रखा, कुछ लोगों को आदत नहीं होती, नहीं लगाते, तो आप क्या कीजिए कि लॉक लगा लीजिए प्लीज। मेरे कहने पे लगा लीजिए, पैटर्न बनाइए, पिन लगाइए, जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप यूज कीजिए, या पासवर्ड लगा लीजिए। उससे क्या है कि अगर आपका मोबाइल बाई चांस मिस हो जाता है तो आपको, एक तो आपके लिए प्रॉब्लम ये खत्म हो जाती है चिंता, कि एकदम से कोई आपके लॉक ओपन करके नहीं कर सकता, उसे रीसेट ही करना पड़ेगा सेटिंग्स। कहते हैं ना, रिबूट करो, पावर ऑफ करो, या फैक्ट्री रीसेट करो अपना मोबाइल। तो अब उसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। इसका मतलब फैक्ट्री रीसेट करते ही जितना डेटा आपके मोबाइल में है, चाहे वो फोटोज हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, आपकी मैसेजेस हो व्हाट्सएप के या किसी मेल्स के, वो सब चले जाएंगे। ऑल दो बहुत सारी टेक्निक्स अब बहुत डेवलप हो गई हैं, लोग आपके मोबाइल से भी बड़ा सारा डेटा निकाल लेते हैं। इवन इन ये लॉग पैटर्न्स भी एनालाइज करने के मेथड्स होते हैं उनके पास। लेकिन फिर भी अगर आपने अपना पैटर्न अपने आप से इंश्योर कर रखा है, थोड़ा पैटर्न ऐसा मत रखिएगा कि 2 बना दिया, Z बना दिया, लेटर्स N बना दिया, A बना दिया, इस तरीके की चीजें मत कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न रखिए अपने आप में। अब वेबसाइट रिलेटेड, तो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने, आपने देखा ये वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन के टाइप्स पढ़े, यू हैव, यू नो, यू मेमोराइज, यू आर। तो इन, ये जो 2 फैक्टर है ये इन्हीं का है कि 2 टाइप को मिला के एक ऑथेंटिकेशन यूज हुआ। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों ने शायद शायद एक्टिवेट कर रखा हो जीमेल पे, कि जब आप जीमेल पे लॉग इन करेंगे तो जब आपने अपना पासवर्ड डाल दिया तो नेक्स्ट पेज आपसे कहता है कि आपके मोबाइल पे हमने एक कोड भेजा है, जी कोड, आप वो और डालिए। तो वो क्या कर रहे हैं, आपसे वेरीफाई कर रहे हैं, आपका सेकंड टाइम वेरिफिकेशन ले रहे हैं बंदे का। तो उसे हम कहेंगे, इस तरीके के मेथड को हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
दूसरा आता है अप्लाई नेसेसरी सेटिंग्स ऑन दीज साइट्स फॉर प्राइवेसी ऑफ योर डेटा। हाँ, तो ये जरूरी है। देखिए कई चीजें होती हैं जो हम अपनी इवन ईमेल आईडी भी कुछ लोग जो है हाइड करके रखते हैं, कि कई बार आपको कोई आपके नाम से सर्च करे, गूगल पे आपके नाम से सर्च करे और अपने अपनी जीमेल पे अपनी आईडी को, ईमेल आईडी को, अपने नंबर को या अपने डेट ऑफ बर्थ को पब्लिक कर रखा है, तो कोई भी आपकी ऐसी देख लेगा बिना आपको मेल किए, कुछ भी ऐसी दिख जाती है। तो प्राइवेसी सेटिंग्स भी मैं कहूंगी कि आप प्राइवेसी सेटिंग्स भी करके रखें। आप एक बार गूगल के जीमेल पेज पे जाइएगा और उसमें सेटिंग्स में जाइएगा, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। फिर आता है कंप्यूटर एंड लैपटॉप रिलेटेड, तो आपको एंटीवायरस डलवाना है भाई। एंटीवायरस देखिए कुछ आपको फ्री भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप ट्रायल भी ले सकते हैं 30 डेज का, अलग अलग एंटीवायरस डाल लीजिए अगर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक K7 टोटल सिक्योरिटी का बहुत मिनिमल रेट पे आता है, 250 रुपए का भी, वो बहुत अच्छा है। टोटल सिक्योरिटी हम क्यों कह रहे हैं, तो उसमें केवल एंटीवायरस नहीं है, उसमें एंटी मैलवेयर भी है, मतलब वायरस से ही नहीं, मैलवेयर की जितनी पूरा फैमिली है, वॉर्म से रैंसमवेयर वगैरह, ये सब उसमें इंक्लूड रहते हैं। फिर वेब सिक्योरिटी भी रहती है। वेब सिक्योरिटी मतलब ब्राउजर पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसके थ्रू अगर कोई कंटेंट में, कोई सॉफ्टवेयर आपके में आ रहा है, कोई फाइल आपके में डाउनलोड हो रही है, तो उससे भी ये बचाएगा आपको। तो इस तरीके की चीजें रहती है, मतलब कई सारी चीजें मिली जुली इसमें टोटल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व रहती हैं। हमेशा अपने सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर एंटीवायरस में आपको अपडेट्स आती हैं तो वो अपडेटेड रखिए। और बाकी जो आपके सिस्टम में अगर आपने विंडो जो ले रखी है वो पायरेटेड वाली नहीं ले रखी, आपकी जेन्युइन विंडो है आपके सिस्टम में पड़ी हुई, तो विंडो के भी अपडेट्स आते हैं, तो आप हमेशा अपनी विंडो को अपडेट रखिए। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी, एंड्रॉइड में भी अपडेट्स आते हैं, एप्स रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, इवन सिस्टम रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, तो उन्हें करते रहिए। फिर आता है कि जो भी आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं किसी और की, अपनी कहीं और लगाई हुई, या हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, तो अगर आपके पास ये एंटीवायरस सिस्टम है तो ये आपको स्कैन का प्रॉम्प्ट करेगा, तो आप इसे स्कैन करिए, तभी यूज करिए, तभी उसे खोलिए, ओपन कीजिए। फिर आता है डोंट कनेक्ट योर सिस्टम इन पब्लिक लैन, तो कैफे में तो कभी भी अपना सिस्टम अगर आप लेके जा रहे हैं तो उनके लैन से अपना सिस्टम मत कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे यूजर आ रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, कहीं भी क्लिक कर दे रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड कर दे रहे हैं, वो सिस्टम पूरी तरीके से इन्फेक्टेड रहता है, और वो इन्फेक्शन नेटवर्क के थ्रू, वो एक तार लगाते ही आपके सिस्टम में कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो इतनी सारी बातें जानने के बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स। देखिए आप लोग अभी स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, ठीक है, या जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे तो कंपनीज की कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस के लिए ये थोड़ी सी कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, जिनमें एक आता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपना उनका एक स्ट्रक्चर रहता है इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करने का, जिसमें पहला आता है पब्लिक प्राइवेट क्लासीफाइड, और एक सीक्रेट और है, इसमें मैंने इंक्लूड शायद नहीं किया। हाँ, तो इसमें ये यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन वो होती है जो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी क्या करती है, किस एरिया में काम करती है, कंपनी के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कंपनी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो अभी तक डील कर चुकी है, उनकी बहुत इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हाँ जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को बता सकते हैं जिससे कि उनके पास और कस्टमर आए, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा आता है इंटरनल, टेलीफोन बुकलेट्स, कुछ आपके क्या रहते हैं, कंपनीज का अपना भी एक नेटवर्क पूरा टोपोलॉजी रहती है, तो उस टोपोलॉजी से, टोपोलॉजी का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप अगर किसी ने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है तो कंप्यूटर नेटवर्क में आईडीज होते हैं, आईपीज होते हैं, आईडी मतलब, आईडी मैं इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही सुनने में आसानी से समझ में आ जाता है, वहां पे हम नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में आईपी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वैसे ही, लेकिन आपके सिस्टम का खुद का भी एक आईपी नंबर होता है। तो मैं वो बात कर रही हूँ, टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जितने सिस्टम है उन सबको जो नंबर मिला हुआ है उस नंबर की जानकारी, वो भी इंटरनल है, वो पता नहीं होनी चाहिए किसी को। प्रोजेक्ट मीटिंग प्रोटोकॉल्स जो वो यूज करते हैं जनरली, कुछ हमारे जैसे हम जो ये कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये कनेक्ट होने का अलग और भी कई सारे मेथड्स हैं, कंपनी में ब्रिजेस होते हैं, तो वहाँ पे टेलीफोन नंबर्स रहते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स भी रहते हैं, तो उनको आपको वो रिवील नहीं होना चाहिए पब्लिक को। कॉन्फिडेंशियल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पासवर्ड, अकाउंटिंग डेटा, स्पेसिफिक कस्टमर डेटा वो नहीं बताना चाहिए। सीक्रेट है मिलिट्री डेटा और सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स,
जो गवर्नमेंट कर रही है और देशों के साथ, वो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। तो ये ऑल टुगेदर ये वो इंफॉर्मेशन है जो अपने अपने एरिया में डिफाइन है, और साथ साथ एम्प्लॉइज से एम्प्लॉयर की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो इन सारी बातों को सही से जान ले, कि उसे क्या बात अपने फ्रेंड को बतानी है जो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, या क्या इंफॉर्मेशन कंपनी के सिस्टम से लेनी है। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है, डोंट ब्रिंग योर हार्ड डिस्क पेन ड्राइव इन ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइस। जनरली सारी चीज़ों की सारे ऑर्गेनाइजेशन में यही रहता है कि आप अपनी पेन ड्राइव नहीं लेके आ सकते, हार्ड डिस्क नहीं लेके आ जा सकते। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने अपनी हार्ड डिस्क लगा के कंपनी का डेटा अपने उसमें ले लिया, तो ये भी एक थ्रेट है कंपनी के लिए। अब इसमें मैंने थ्रेट की बात करी, तो इंटरनल थ्रेट, तो जो एम्प्लॉय है वो ही कंपनी के लिए इंटरनल थ्रेट बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैंने कंपनी छोड़ी या आप में से किसी ने कंपनी छोड़ी, और वो कंपनी छोड़ के कोई कम्पिटिटिव कंपनी ज्वाइन की, और आपका एक्सेस कुछ सिस्टम पे कंपनी के अभी भी बना हुआ है, उन्होंने वो एक्सेस रिमूव नहीं किया या रिवोक नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, आप अपने सिस्टम से कहीं से लॉग इन करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील कर लेंगे, क्योंकि आप भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है। तो ये इंटरनल थ्रेट हो जाता है उस कंपनी के लिए जो आपने कंपनी छोड़ी है। तो डोंट रन एनी एप्लीकेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द आईटी टीम। हाँ, ये भी कंपनी आपसे डिमांड करती है कि जब आप कंपनी के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से, आपको लग रहा है ये सॉफ्टवेयर की नीड है, मैं इसे ऑनलाइन जैसे मैं अपने सिस्टम पे कर लेता हूँ, क्रोम से डाउनलोड कर लेता हूँ, चला लेता हूँ, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा वहां पे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम दिया गया है, और उस सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड ऑलरेडी, वही आपको यूज करने हैं। फिर अगर आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको सॉफ्टवेयर बताए जाते हैं, वही सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। ठीक है। तो ये सब पूरा एक अप्रूवल बेसिस पे चलता है। इसके लिए एक हायरार्की होती है, और हर हायरार्की लेवल पे जो बंदा बैठा है वो आपको अप्रूव करेगा, तभी आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तीसरा, अब नेक्स्ट चीज आती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हमने ऑथराइजेशन पढ़ा था, तो ऑथराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि राइट्स मिलते हैं लोगों को उनके रोल के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई डेवलपर है, तो उसे कोड देखने, कोड एडिट करने, कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करने का काम होता है, तो वो उसका उसके एक्सेस के लिए वो कंट्रोल लगा हुआ है। अब जनरल पब्लिक है, जीमेल पे जाती है, अपनी ईमेल देख सकती है, व्यू कर सकती है, व्यू एक कंट्रोल है। अपनी ईमेल लिख सकती है, राइट करने का, ईमेल राइट एक कंट्रोल हो गया वहां पे। तो ये वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। हाँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जैसे ये मेरे सिस्टम का स्नैपशॉट है। तो यहाँ पे देखिए यूजर लिखे हुए हैं पहले, उसमें ग्रुप या यूजर, हिमांशी, एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन ग्रुप को पर्टिकुलर फाइल पे, जो मेरे मेरे सिस्टम में पड़ी होंगी, फाइल होगी, सेटअप होंगे कोई, या कोई किसी तरीके की पीपीटी होगी, या कोई भी इमेजेस हो सकती हैं, तो उन पर्टिकुलर फाइल पे, डॉक्यूमेंट पे पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर पर्सन को कुछ राइट्स होंगे। या तो फुल कंट्रोल होगा, फुल कंट्रोल मतलब मैं उसे एडिट कर सकती हूँ, खोल सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, ये सब। तो ये राइट्स आप जो देख रहे हैं, ये एक्सेस कंट्रोल है, और ये उनकी लिस्ट है अलग अलग। ठीक है। हाँ, डोंट शेयर योर एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम विद योर कलीग। अगर आपके साथ जो काम कर रहा है बंदा, उस पर्सन के साथ भी आपको अपना जो डेडिकेटेड सिस्टम मिला हुआ है कंपनी में, उसको अपना पासवर्ड नहीं बताना। अपने सामने आप अपने सिस्टम पे काम करा लीजिए, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो अपने सामने आप काम करा लीजिए, लेकिन उसके अलावा कि आप अपना अपना लंच करने चले गए और अपने सिस्टम का एक्सेस देके अपने कलीग को चले गए, आपको उसके इंटेंशंस नहीं पता, वो आपके सिस्टम का यूज करेगा। आपका मेल आईडी खुला ही रहता है अगर आप एक बार लॉग इन कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, और आपके मेल के आपकी मेल का यूज करके बॉस को, आपके मैनेजर को मेल कर देगा। मैनेजर का आपके पास रिप्लाई आएगा कि आपने ऐसी कोई मेल की है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपना पासवर्ड शेयर ना करें उसे। फिर सबसे लास्ट आता है इंक्रिप्शन। ये जनरली आप सुनते होंगे, और आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा। आपने कुछ देखा होगा कि आप देखते होंगे किसी के साथ आप चैट कर रहे हैं, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का कोड चेंज हो गया है, सिक्योर कोड। वो कोड एक्चुअल में क्या है? वो आपके और उसके बीच की कम्युनिकेशन को छिपाने के लिए कोड है, जो केवल आप दोनों के बीच तक ही रहता है। व्हाट्सएप को भी उसके बारे में नहीं पता रहता कि आप क्या बातें कर रहे हैं।
क्योंकि उन व्हाट्सएप ने आपके और उस दूसरे पर्सन के बीच में जो एल्गोरिथम लगा रखी है, जो कोड लिख रखा है, वो ऐसा लिख रखा है कि कोई भी मैसेज आप उसे भेजेंगे या वो आपको भेजेगा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट मतलब छुप जाएगा। छुप जाने इससे मतलब मेरा ये नहीं है कि गायब ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो किसी और फॉर्मेट में हो जाएगा, जो आप पढ़ नहीं सकते, रीडेबल नहीं है। अब देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हिंदी से कंफर्टेबल होंगे, कुछ इंग्लिश से कंफर्टेबल होंगे, कुछ दोनों से होंगे। तो ऐसा भी है, चाइनीज अगर कोई बोलने लगे अब यहाँ पे आके और चाइनीज लिख के दिखा दे हमें, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? हम नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, जिसे आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो जो है, वो जो फॉर्म है, वो है इंक्रिप्शन। वो इंक्रिप्टेड हो चुकी है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने कुछ कोर्सेज के लिंक शेयर किए हैं, तो आप लोग, ये फ्री ऑफ कोर्स है, फ्री ऑफ कोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक डिटेल्ड मैनर में एक करिकुलम है पूरा बना हुआ इन कोर्सेज में अपना, जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एनपीटीएल वगैरह जो है, ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आईआईटीज के बंदे आपको लेक्चर देते हैं, वहाँ के आईआईटीज के प्रोफेसर्स आपको लेक्चर देते हैं। तो ये आप इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं और फर्दर इसी टॉपिक पे आगे पढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो और एरियाज हैं उन्हें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, और जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी भी कुछ चीजों की, कुछ टॉपिक्स की डिटेल्स इन सारे रेफरेंसेस में मैंने मेंशन की है। तो किसी को पढ़ना है तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है लिख के। और साथ साथ जैसे अगर कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे लिंक्स में जितनी इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश में ही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने ब्राउजर में गूगल ट्रांसलेट, आप गूगल पे क्रोम पे सर्च कीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट करके एक एक्सटेंशन है, उसे आप डाल लीजिएगा। तो आप जो भी वेबसाइट इनमें से खोलेंगे, वहां पे वो गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिएगा, वो आपको ट्रांसलेशन कर देगा पूरा पेज। तो आपको इंग्लिश से हिंदी में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इवन जो मैंने कोर्सेज आपको भेजे हैं, उन कोर्सेज में भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसमें भी आपका ये गूगल ट्रांसलेट आपको हेल्प कर देगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय टू एवरीवन।